हेलो। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज करते हैं वो हमने देखा था कि 4 बेसिक प्रिंसिपल जो है एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड का जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज करते हैं, तो हमने देखा था। और इस लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को आनी चाहिए, तो हम उसको काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक मैग्नेटिक सर्किट से पढ़ने से पहले आपके माइंड में ना, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट जो है ना हमारा समहाउ एनालोगस टू डीसी रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो मैं आपको धीरे से इसको बताऊंगा भी कैसे एनालोगस करना है आपको हम, तो बस एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको इससे आपको कंपेयर करना है तो चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो मैग्नेटिक सर्किट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल को थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ाई होगा, मटेरियल साइंस में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, हम बस थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल, it is the medium which the flux can pass. This magnetic material can have high flux density due to their high permeability. ओके, एक टर्म आया permeability। ठीक है, बहुत से लोगों को इसको पता होगा, जिसको नहीं पता है घबराने की बात नहीं है, हम अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल हम किसको बोलेंगे? ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल उसको हम बोलेंगे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक ना, जिस तरह से हम कंडक्टर किसको बोलते हैं? ठीक ना, कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? जो हमको मैग्नेटिक जो कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? जो करंट फ्लो करने में हमें हेल्प करता है। ठीक ना, इसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे? क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो हमारा जो एनालोगस है, जो फ्लक्स एनालोगस टू करंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिस तरह से हम कंडक्टर में करंट फ्लो करने की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करने की बात करेंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। तो मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया। ठीक है, तो अब परमेबिलिटी सुनाते, परमेबिलिटी क्या चीज़ है? ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है। ठीक ना, करंट और फ्लक्स एनालोगस है। ठीक ना, तो जिस तरह से कंडक्टर करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, यानी कि जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना फ्लो करेगा। सेम मैग्नेटिक मटेरियल में जिसका परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें इजीली फ्लक्स पास कर जाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक ना, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से कंडक्टिविटी कंडक्टर को, ठीक है ना, करंट को पास करने में सपोर्ट करता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, उसी तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये समझ में आ गया? थोड़ा सा एनालॉगस आप रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको पहले ही बता दिया कि सम रिस्पेक्ट मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू डीसी रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, थोड़ा सा हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैसे, द बेसिक लॉ जो गवर्न करता है प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझने के लिए क्या है, हम एम्पियर सर्किट लॉ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमें आसान हो जाएगा आगे समझने के लिए। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ कुछ नहीं है, ये क्या कहता है? इट इज द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी along an imaginary closed path is equal to
इज इक्वल टू द करेंट इनक्लोज बाय द पाथ। ये कहता है कि कोई भी एक इमेजिनरी पाथ ले, सपोज एक आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, हम एक ने इमेजिनरी पाथ ऐसा ले लिया, ठीक ना, एक हमने इमेजिनरी पाथ ले लिया, ठीक है। तो इसका लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल h इंटू डी एल, ठीक ना। सपोज हम इसका पूरा लेंथ हम ले लेते हैं, कितना है आप ले लो कि l है, ठीक है ना, एल सी है, 0 टू एल सी इज इक्वल टू क्या हो गया आई। कितना करंट है इसके अंदर में इनक्लोज हो रहा है, तो आई, तो आप नॉर्मल लिख सकते हो h इंटू एल से इंटीग्रेट करेंगे तो इज इक्वल टू आई। बस इतना ही समझना है, बाद बाकी डिटेल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या कहते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h along an imaginary closed path is equal to the current enclosed by the path, ठीक है। एक और चीज हम जानते हैं, पढ़े होंगे आप, म्यू नॉट इंटू एच, ये हमारा एयर में और किसी भी मैग्नेटिक मीडियम में हम, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट और उस मीडियम का परमेबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा ओवरऑल, इन शॉर्ट, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस इतना ही से मेरा काम हो जाएगा, ठीक ना। अब आगा तो यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। अब इसी एम्पीयर सर्किट लॉ का हम यूज करते हैं एक बेसिक डायग्राम से, ठीक है। एक सिंपल हम मैग्नेटिक सिस्टम लिया है, ये हमारा क्या है, सिंपल एक मैग्नेटिक सिस्टम लिया है जिसमें से एक कॉइल है, ठीक ना, और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक कोर है, ठीक है, मैग्नेटिक कोर है। इस पे हमने एक कॉइल को वाइंड अप किया है जिसका टर्न क्या है n, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और इसके वजह से हमने अभी पढ़ाई है, देखिए हर एक चीज़ काम आ रही है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ाई है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न उसका करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। तो ये जो हमें इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक कोर हम क्यों यूज करते हैं। ये लेक्चर के एंड तक आपके दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा कि हम मैग्नेटिक मटेरियल क्यों यूज करते हैं, ठीक ना। और ये हमारा जो इस कोर का है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लगाइए एम्पीयर सर्किट लॉ, ठीक है। अब हमने एक इमेजिनरी पाथ ले लिया ये, ठीक ना, इमेजिनरी पाथ हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक इमेजिनरी पाथ मेरा हो गया, ठीक है। तो अब लगाओ एच डी एल, पूरा कोर का जो है हमारा पूरा कितना क्या है, लेंथ क्या है एल सी, तो 0 टू एल सी आप इंटीग्रेट कर दो। कितना करंट इस पाथ में इनक्लोज हो रहा है, देखो जितना नंबर ऑफ टर्न्स है वही तो इसमें इनक्लोज हो रहा है, ठीक ना। कितना n इंटू आई, इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा हो जाएगा h इंटू एल सी इजकल टू एन आई, ये मेरा हो गया। और एन आई हमारा क्या है, एमएमएफ इसको बोलते हैं, ये एनालोगस हो जाएगा वोल्टेज, ना तो वोल्टेज इन क्या है, डीसी रेसिस्टिव सिस्टम के, ठीक है, ठीक ना, समझ में। क्योंकि इसी के वजह से, इसी कॉइल के वजह से तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और फ्लक्स किसके एनालोगस है, करंट के एनालोगस है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक ना। तो ठीक ना, तो यहाँ पे एमएफ के वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो ठीक ना, ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया हमें। तो ओके, और अब चीज़ और आप नोट कर लीजिए नॉलेज के लिए, म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर
मीटर, ठीक ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए हेनरी पर मीटर। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, ठीक ना, और थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं। एच सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई डिवाइड बाई एल सी, ठीक है। और हम जानते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक ना। हम एयर के लिए कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है कोर है तो हम इसका एक परमेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, म्यू आर होगा, ठीक ना। ओके, आप ले सकते हैं, ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। तो अब हमको और एक चीज़ और हम जानते हैं, फ्लक्स क्या होता है, इक्वल टू बी इंटू डी एस, ठीक ना। ये और आपको इलैबोरेट कर देते हैं, ये होगा बी इंटू ए, ठीक ना। ये क्या होता है, ये हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, ठीक है। ये जो हमारा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक ना। तो अब हम इसको इसमें पुट अप करते हैं, ठीक है। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, म्यू नॉट बी के जगह पे, ठीक है, म्यू आर एच इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आपको इसकी एनालॉगस आपने तो पढ़ा ही है, अभी हम आपने आपको बताइए क्या हो जाएगा, एम एम एफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ये हो जाएगा। क्योंकि आपने डीसी सिस्टम में क्या है, वी बाई आर इक्वल टू आई, ठीक ना। वी को हमने क्या बोला था, एम एम एफ, वहाँ पे रेसिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे क्या है, रिलक्टेंस है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ठीक है। तो अब आप स्टार्टिंग में देखिए कि h का वैल्यू क्या निकाले थे। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये h आप h क्या निकाले थे, ये, ठीक ना। इसको ना रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं ना, इसको हम म्यूसी बोल देते हैं, ठीक ना। तो अब क्या हो गया, अब देख लीजिए, म्यू सी एच के जगह पे हमने क्या लिख दिया, एन आई इंटू ए, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या था, एल सी, ठीक है, ये हो गया। तो अब और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, पाई इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल सी बाई म्यू सी इंटू ए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे, ठीक ना। तो ये हमारा तो वोल्टेज हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, रिलक्टेंस हो गया। तो रिलक्टेंस का क्या फार्मूला आ गया मेरे हमारे पास, एल सी जो कोर का जो लेंथ हो गया, और म्यू सी इंटू
ए। अब इसको भी AC बोल दीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न बाय वेबर। ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे, रिलक्टेंस नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्न, ये हो जाएगा एम्पियर, तो एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का तो आप जानते हैं ये वेबर होता है, तो रिलक्टेंस का यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर टर्न बाय वेबर। आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ना एक इक्विवेलेंट बना देते हैं। ठीक ना, हमने जो एक सिंपल मैग्नेटिक सिस्टम लिया था वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। ये जो E है ये यहाँ पे MMF, जो यहाँ पे I है वो फ्लक्स, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो हमारा क्या है, रिलक्टेंस है। ठीक ना, तो थोड़ा सा हमको ये इक्विवेलेंट हो गया हमारा DC रेसिस्टिव सर्किट से, तो ये समझ में हमको थोड़ा सा आ जाएगा आगे, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये तो हमारा ये हो गया। अब जो भी सिंपल है, अब जो भी DC रेसिस्टिव सर्किट में जो भी आप रूल फॉलो करते हैं, R सीरीज में R1 प्लस R2, सेम यहाँ भी वही फॉलो करेंगे। रिलक्टेंस अगर सीरीज में है तो रिलक्टेंस 1 इक्वल टू रिलक्टेंस 2। ठीक, अगर पैरेलल में है तो आप क्या यूज करते हैं, ठीक ना, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जो भी आप फार्मूला लगाते हैं सेम दोनों यहाँ भी वैलिड हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ एक हमें समझ में आ गया है। अब हम इसका ना क्वेश्चन करेंगे, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, अब ज़रा ये देख लीजिए आप, एक मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक ना, एनालॉगस जो भी आपने बताया आप समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे ओम्स लॉ है, I इक्वल टू V/R, तो यहाँ पे ये फाई इक्वल टू MMF बाई रिलक्टेंस। ठीक ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे रिलक्टेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे रिलक्टेंस का फार्मूला देखिए, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है उसका बाई सिग्मा ए, आप ही जानते हैं ये क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। यहाँ पे L बाई म्यू ए लेंथ ऑफ द कोर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या गया, परमेबिलिटी आ गया। यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे MMF है, यहाँ पे कंडक्टिविटी है तो यहाँ पे परमेबिलिटी है। ठीक ना, और यहाँ पे कंडक्टेंस है तो यहाँ पे परमीएंस है। ठीक ना, कंडक्टेंस कुछ नहीं होता है, क्या होता है अभी देख लो, किसी को बहुत को नहीं पता होगा, 1/R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रिलक्टेंस। ठीक ना, तो इसका परमीएंस हो जाएगा। ठीक ना, कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की करंट फ्लो करने की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो यहाँ पे परमेबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये एनालॉगस हमको समझ में आ गया। ठीक ना, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है, फिगर पे नीचे है, shows a magnetic ferromagnetic core whose mean path length is 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेलली आप इसमें भी देखते रहिए, यानी कि कोर है जिसका मीन पाथ जो है 40 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि टर्न जो है, टर्न कितने हैं, 400 टर्न है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक ना, और एज्यूम द फ्रिंजिंग इन द एयर गैप इंक्रीजेज द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्रिंजिंग कुछ नहीं होता, आप देख लो, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ से फ्लक्स जा रही है। ठीक ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बीच में एयर गैप है, तो कुछ फ्लक्स क्या हो, इसको पास ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे पास करेगा कुछ फ्लक्स,
तो इसी इफेक्ट को ना क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट से होता क्या है कि जो ना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक ना, उस पार्ट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो यहाँ पे थोड़ा सा ए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा प्लग जो है ऐसे करके पास करते हैं, इसी को फ्रिंजिंग इफेक्ट करते हैं। मशीन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या बोला, एयर गैप बाय 5%, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज 4000। जो इसमें जो कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा यूज हुआ है ना, उसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है बोला है 4000 है, ठीक है। द कॉइल ऑफ वायर है 400 टोटल दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो बता रहे कि टोटल रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ कितना हो गया। अब एक चीज़ बताइए हमको कि हम थोड़ा सा हम बार बार ये बोलते हैं कि आपको ना डीसी रेसिस्टिव नेटवर्क हमको माइंड में रखना है। एक ही मटेरियल होगा, ठीक ना, तो उसका रेसिस्टेंस एक ही होगा। दूसरा मटेरियल आ जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना, अच्छा फिर अब दूसरा कोई मटेरियल आ गया तो इसका रेसिस्टेंस अलग होगा। तो इसको हम बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। तो दोनों सीरीज में आ गए ना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो सेम यहाँ पे आप देखो, ये सारा मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, हमारा एयर गैप है, ठीक है। तो इस सारा का एक रिलक्टेंस होगा, ठीक ना, और इसका अलग होगा, और दोनों सीरीज में है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा इसको, ठीक ना, आप एक रिलक्टेंस से कोर का ले लो और एक रिलक्टेंस जो है ना अपना एयर का ले लो, ठीक ना। इतना तो इसका अलग होगा, ठीक है। टोटल रिलक्टेंस बोल रहा है इस पाथ का कितना होगा, तो हम इस कोर का निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल देते हैं, दोनों को सम कर देंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो हमारा इक्विवेलेंट हमारा रिलक्टेंस आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रिलक्टेंस का तो फार्मूला पता ही है, ठीक ना, तो टेंशन की बात ही नहीं है। जस्ट वैल्यू दिया हुआ है, हमें उसे बारी बारी से पुट करना है, ठीक ना। तो अब लगाइए, पहले हमने निकालते हैं ना रिलक्टेंस ऑफ कोर, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रिलक्टेंस ऑफ कोर। इसका क्या फार्मूला यूज करेंगे, LC डिवाइड बाई, ठीक है, म्यू सी इंटू AC, ठीक ना। म्यू सी को तुम आपको बोले ही हुई क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक ना। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4, ठीक है। म्यू आर का पहले हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, 4000 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट का आपको वैल्यू हमने आपको बता ही रखा है पहले, 10⁻⁻7, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.012, ठीक ना, 0 और लगा दीजिए आप एक, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 66,300 एम्पियर टर्न बाई वेबर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए, अब हमारा यहाँ पे अब दूसरा मीडियम आ गया, तो इसका भी हमको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका जो लेंथ कितना है, 0.05 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर,
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट 5% एक्स्ट्रा हो गया है, तो हम एरिया को ना 5% एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक ना, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे एक्स्ट्रा एरिया, ठीक ना। अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। रिलक्टेंस ऑफ ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट बोल रहा है 5% ना इंक्रीज कर गया है जो भी एरिया था, ठीक ना। तो 5% इंक्रीज कर गया है, तो 1.05 इंटू 12 तो कितना हो गया 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। तो अब आप रिलक्टेंस निकाल लो इसका, ठीक ना। तो अब हम रिलक्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, एयर गैप का लेंथ इंटू म्यू नॉट। जब हमको एयर में कैलकुलेट करना है तो कोई रिलेटिव मीडियम है ही नहीं, तो म्यू आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो और इसका एरिया जो हम कैलकुलेट किए हैं वो पुट अप कर देंगे। तो अब बताइए कि लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, लेंथ हमें दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर में है, तब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.0005 डिवाइड बाई, इसका वैल्यू हमें पता ही है 4 पॉइंट इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 0.00126, इसको हमने ना मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.1600 एम्पियर टर्न वेबर। ये हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है, बोला इक्विवेलेंट कितना है, ठीक ना। तो कुछ नहीं, आप आर रिलक्टेंस इक्विवेलेंट कितना आपने बताई है कि दोनों सीरीज में आ गया है, तो आप दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2, सपोज दैट ये कोर का है और एयर का है, दोनों को आप जोड़ दोगे तो उतना आ जाएगा हमारा, ठीक ना। अब क्वेश्चन हम दोनों को जोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा, अब जोड़ लेना, ठीक ना। ये आ जाएगा अपना 300 एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक ना। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक और पढ़ लेते हैं। द टोटल रिलक्टेंस ऑफ द पाथ हमने निकाल लिया है। अभी बोल रहा है कि द करेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स 0.5 टेस्ला, ठीक ना। ये बोल रहा है कि अब हमें कितना करंट ज़रूरत होगा कि हम 0.05 टेस्ला प्रोड्यूस करेंगे। आप सपोज इसको ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को आप ना ऐसे समझो कि कोई क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेसिस्टेंस इतना है, ठीक ना, ठीक ना। तो हमको सपोज रेसिस्टेंस हमारा इतना है, सपोज दे रखा है 2, तो और हमको ना करंट हमको 2 एम्पियर फ्लो कराने के लिए ना, ठीक ना, द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी 0.52। तो आप इसको आप ऐसे समझो कि हमें ना करंट रिक्वायर्ड कितना, हमें करंट की ज़रूरत है कि हमें इतना फ्लक्स की प्रोड्यूस करने की 0.5 टेस्ला हमें प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना करंट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। छोड़ो, थोड़ा सा डीसी से कंपेयर करोगे तो यहाँ फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, हमने सारा काम कर ही लिया हुआ है, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। हम जानते ही हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, आप ऐसे सॉल्व करो, छोड़ो,
उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, ठीक ना। एफ क्या है, MMF बाई रिलक्टेंस, आप जानते ही हो, ठीक ना। ये बोल रहा है, ठीक ना, कि 0.5 प्रोड्यूस करने के लिए MMF की जगह पे N/Y लिख दें, ठीक ना। और ये हमारा रिलक्टेंस टोटल आ जाएगा ना, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कितने करंट की ज़रूरत होगा, तो यहाँ से I हम निकाल लेंगे ना आराम से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो, B/A, ठीक है। रिलक्टेंस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टर्न, ठीक ना। ये वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक ना, कितना 0.05, सारा हमको पुट कर देना है यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टेंस पढ़ेंगे, जो और भी बेसिक कंसेप्ट है वो।